हेलो स्टूडेंट्स, मैं हितेश वर्मा आप सभी को आज की इस वीडियो के अंदर जो आपकी केमिस्ट्री है चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक जितने भी आपके एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सब आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के प्री बोर्ड एग्जाम और जो फर्स्ट टर्म एग्जाम होते हैं वो होने वाले हैं, जिसकी वजह से मुझे आप लोगों को इस समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम आज की इस वीडियो में बताने वाले स्टूडेंट्स। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको रासायनिक अभिक्रिया के बताऊंगा, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा अम्ल क्षार एवं लवण के, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा धातु एवं अधातु के, ठीक है। यानी कि मैं आपको सभी चैप्टर के कराऊंगा, जितने भी आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है सब मैं आपको करा दूंगा। फिलहाल आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी को चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक इसके बीच में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी के जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको सारे बताऊंगा, ठीक है। तो इसलिए बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। फिर और हाँ, यहाँ पर मैं आपको जो भी क्वेश्चन बताऊंगा ना उसमें उसका आंसर लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो आंसर भी आप लोग तैयार कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पर केवल और केवल टिक लगवाने आया हूँ, ठीक है। आप लोगों को टिक लगाना है। अगर आप तैयार कर सकते हो उनके आंसर तो तैयार कर लेना, लेकिन जो उनकी लैंग्वेज जो होती है काफ़ी कठिन होती है तो आपको हो सकता हो ना याद हो, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर के जितने आपके इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन है मैं आपको सारे कराऊंगा, ठीक है। आप लोग कह रहे हो कि कौन सी ये बुक है, तो मैं आपको बता दूं ये आपकी जो बुक है ना ये आपके कुमार मित्तल की काफ़ी अच्छी रेफरेंस बुक है ना, इसी से मैं आपकी स्टडी करवाता हूँ, ठीक है। काफ़ी बहुत ही अच्छी बुक है, ठीक है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो एनसीईआरटी लिखा हुआ है, यानी कि एनसीईआरटी के सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपसे पहला जो प्रश्न है बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया, पहला प्रश्न आप लोग तैयार कर लेंगे कि नीचे दी गई ये वाला पहला प्रश्न, इसको आप लोग नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस प्रश्न का, ठीक है। और मैं आपको पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा समय निकल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप लोग तैयार कर लेना है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर ये है, ठीक है। यहाँ पूछा गया कि नीचे दी गई अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका सीसा यानी कि लेड ऑक्साइड है ना, इसकी क्रिया हम लोग कार्बन से करा रहे हैं, और देखिएगा पीबी यानी कि लेड हमारा बच रहा है, और साथ ही साथ जो कार्बन है आपका ऑक्सीजन के साथ जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड में निर्मित हो रहा है, ठीक है। और आपसे कह रहा है कि जो अभिक्रिया दी गई है ये अभिक्रिया कौन सी है, क्या इसमें सीसा जो है ना सीसा अपचयित हो रहा है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है, या फिर जो आपका कार्बन है अपचयित हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पर आपको इस प्रश्न को तैयार कर लेना, आंसर यहाँ आप लोग देख सकते हो दिया हुआ है, ठीक है। और आप लोग तैयार कर लेना, आंसर मैं बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा समय निकल जाएगा, ठीक है। और जो मैं आपको बताने आया हूँ वो बता नहीं पाऊंगा, ठीक है। फिर आप लोग देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। ये वाला क्वेश्चन आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसका आंसर क्या है, ये जो आंसर इसका ये है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक रिएक्शन दे दी गई है, आपसे कह रहा है कि इनमें से संयोजन है, वियोजन है, विस्थापन है कि द्विविस्थापन है, ठीक है। तो इसका आंसर है विस्थापन अभिक्रिया। तो आप लोग इसे तैयार कर लेना। फिर मैं आपको और भी क्वेश्चन यहाँ दिखाना चाहूँगा, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हो ये वाला प्रश्न बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि वायु में जलाने पर मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, ठीक है। जो आपकी मैग्नीशियम होती है, मैग्नीशियम रिबन का मतलब होता है मैग्नीशियम का कोई टुकड़ा होता है, उसको वायु में जलाने से पहले या फिर वायु में ले जाने से पहले साफ क्यों करते हैं, ठीक है। इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग इसे तैयार कर लेना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले मैंने आपको एनसीईआरटी के बताए, आगे और मैं आपको बताऊंगा। आगे आप लोग देख लीजिएगा, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं, जैसे कि आप लोग इस प्रश्न को देखो, ये प्रश्न नंबर 20, यहाँ पर 20 दे रखा है, लेकिन आप लोगों को प्रश्न नंबर ये तीसरा है, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है, संक्षारण और विकृत गंधिता आपसे बोर्ड एग्जाम में टिप्पणी करके आ सकता है, ठीक है। और ये बोर्ड एग्जाम में 2-2 नंबर का आता है, अर्थात ये 4 नंबर का प्रश्न आपसे बन सकता है। और यहाँ तक आपका प्रश्न है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। ये देखिए, संक्षारण के बारे में आपको इतना लिखना होगा, और इसके कुछ यहाँ पर देख सकते हो कुछ इसकी परिस्थितियाँ भी दे रखी हैं कि संक्षारण किन किन द्वारा होता है। तो आप लोग देख सकते हो वायु की उपस्थिति में और जल की उपस्थिति में जब हम किसी वस्तु को ले जाते हैं तो उससे संक्षारण होता है, ठीक है। और यहाँ आप लोग, मैं ये आपको बताऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा समय निकल जाएगा, इसी वजह से मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। और ये विकृत गंधिता देख सकते हो और इसका उदाहरण देख सकते हो, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। और आप लोग यहाँ देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन, अवक्षेपण अभिक्रिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। जितने मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं और बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार आए हैं, ठीक है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया यहाँ पर दे रखी है, इसका उदाहरण भी दे रखा है, आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है। और यहाँ आप लोग ये देख सकते हो, ये प्रश्न काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो देखिएगा, लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। और ये प्रश्न देख सकते हो, तेल एवं वसा युक्त
खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। आप लोग देखते होगे जो आप लोगों के मार्केट में, दुकानों में जो भी आप लोग कुरकुरे वगैरह लेने जाते हो, कोई भी दालमोट वगैरह, उसमें गैस भरी हुई होती है, ठीक है। तो वो गैस क्यों भरी हुई होती है और वो कौन सी गैस भरी हुई होती है, ठीक है। तो वो नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है और क्यों भरी जाती है, इसके बारे में आपको यहाँ पर चर्चा लिखी हुई है, ठीक है। आप लोग इसको देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना प्रश्न का, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और यहाँ आप लोग देख लीजिएगा, ये जो प्रश्न है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। यहाँ पर आपको अगर सही से समझ में नहीं आ रहा तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए और ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर आपको डाउट हो रहा हो ना तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं लेनी, जब मैं आपको धीरे धीरे सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, जितने भी आपके एनसीईआरटी हैं, जितने भी आपके कुमार मित्तल हैं, इन सभी के क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। कुमार मित्तल में एनसीईआरटी प्लस अदर क्वेश्चन भी होते हैं और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होते हैं। तो अगर आप लोग इस बुक को कंप्लीट पढ़ लेते हो, स्टडी कर लेते हो, तो आपको 90 प्लस लाने से कोई भी नहीं रोक सकता साइंस में, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप लोग तैयार कर लेना, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ आप लोग देख सकते हो ये वाला प्रश्न काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ये प्रश्न विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया। विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर बताइए, तो आप लोग इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बोर्ड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है और ये आपके हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए, प्री बोर्ड एग्जाम में, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं उसमें पूछ लिया जाए। और यहाँ देख सकते हो ये जो अपचयन अभिक्रिया है और उपचयन अभिक्रिया है, इनको तैयार कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। अगला आप लोग यहाँ देख लीजिएगा, अगला ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऊष्मा क्षेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है और जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ठीक है। तो वो अभिक्रिया यहाँ पर दोनों दे रखी हैं, ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी, और इनके एग्जाम्पल भी यहाँ दे रखे हैं, आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से इसे तैयार कर लेना आप लोग, ठीक है। और यहाँ देख लीजिएगा, ये जो प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया है, श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णित कीजिए। और प्रश्न जो इसको आप लोग इतना तैयार कर लेना, श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए, ठीक है। अगर आपको कहीं पर भी ये प्रश्न मिल जाता है तो आप लोग इसे तैयार कर लेना, ठीक है। स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपके जितने भी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 में कितने क्वेश्चन थे मैंने आपको सारे बता दिए, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 2 जो आपका है एसिड बेस एंड साल्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब देख सकते हो यहाँ पर अम्ल, क्षार एवं लवण, यानी कि एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर में आ चुके हैं। और यहाँ आप लोगों को सबसे पहले तो ये करना है, आपको अम्ल की डेफिनेशन और क्षारक की और लवण की डेफिनेशन अगर आपको नहीं तैयार है तो आप लोग सर्च कर लेना, मेरे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी, अम्ल, क्षारक एवं लवण की डेफिनेशन अगर आप लोग तैयार कर लेना तो वहाँ से आपके 2 नंबर इंस्टेंटली पक्के हो जाएंगे, क्योंकि 2 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में अम्ल, क्षारक या फिर लवण की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, ठीक है। और निर्धारित नहीं है, आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, ठीक है। तो आप लोग टिक लगाइएगा एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो देखिए ये जो 5 प्रश्न है ना, ये 5 प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, 16, 17, 18 और 19, जिसके पास भी कुमार मित्तल की बुक हो ना वो केवल टिक लगाएं, स्क्रीनशॉट ना लें, क्योंकि उनको बस टिक लगाना हो जाएगा, ठीक है। बाकी वो लोग अपनी बुक से खुद तैयार कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो क्वेश्चन है ये 15वां की COCl2 यानी कि कार्बन ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है ना, इसके ये किस नाम से प्रचलित है, तो विरंजक चूर्ण के नाम से प्रचलित है, ठीक है। समझ में आया? तो इसको तैयार कर लेना आप लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग कहते हैं शुष्क बुझा हुआ यानी बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। हाँ ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। तो इसको तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए ये प्रश्न, इसको तैयार कर लेना आप लोग, बोर्ड एग्जाम में ये भी काफी आया है। और इधर ये प्रश्न देख लो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा, इसकी अभिक्रिया आपको बतानी है। तो ये रहा आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, इसको गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, और ये अभिक्रिया आपको लिखनी है और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। और ये प्रश्न देख लीजिएगा, POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए, ठीक है। तो इसके लिए ये समीकरण दे रखा है, यानी कि जब हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को यानी H2O और 3H2O, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब हम लोग 3 H2O के साथ यानी जल के 3 अणुओं के साथ गर्म करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट यानी कि जिप्सम बनता है, इसको तैयार कर लेना, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न आता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, समझ लेना, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चन है तो मैं आपको उनको भी बताऊंगा, यहाँ पर देख सकते हैं कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाँ,
तो इतना भी इंपॉर्टेंट है। और ये देख लीजिएगा, ये जो प्रश्न है बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया है, ठीक है। ये देख लीजिएगा प्रश्न नंबर 5वां, जिसके पास भी कुमार मित्तल की बुक हो वो केवल टिक लगाना, ठीक है। प्रश्न है कि निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए, बाद में संतुलित कीजिए। यानी कि शब्द समीकरण भी लिखना है और संतुलित भी करना है। तो आप लोग यहाँ पर अच्छे से इसको करिएगा, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सी रिएक्शन दे रखी है मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ देखिए पहली दे रखी है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ क्रिया करता है। दूसरा है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, मैग्नीशियम की पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। और ये ऐसी बहुत सारी जो जितनी भी रिएक्शन है आपको ये तैयार कर लेनी है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा रिएक्शन आपको केवल इन्हें तैयार करने अच्छे से, ठीक है। आप लोग इनको टिक लगा लेना। ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन इनको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इनको आप एक कॉपी में नॉक डाउन करते चलो। जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ एनसीईआरटी के, केवल आपको क्वेश्चन नोट करने हैं। जब मैं आपको आंसर बताऊंगा तो आप लोग वहां से टिक लगाते जाना। जो जो आपका प्रश्न तैयार होता जाए उसको आपको टिक लगाते जाना है। समझ में आया? यानी कि जब भी मैं आपको इन क्वेश्चंस को कराऊंगा किसी भी वीडियो में, यानी आने वाली वीडियोस में, तो आप लोगों को केवल और केवल टिक लगाना है कि हाँ ये मेरा प्रश्न हो गया, ये मेरा प्रश्न हो गया, ये मेरा प्रश्न हो गया। तो इस वजह से मैं आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन पहले करवा दे रहा हूं, ठीक है। मैं आपको जितने भी आपके एनसीईआरटी प्लस कुमार मित्तल के क्वेश्चन होंगे सारे करवाऊंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो बहुत सारे मैं नहीं कराऊंगा, केवल वही कराऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। समझ में आया? और यहाँ देख लीजिएगा ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। तो देख लीजिएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया दे रखी है, ये आपकी रिएक्शन, ठीक है। और ये आपकी 2 रिएक्शन दे रखी है, यानी इसके उदाहरण दे रखे हैं, ठीक है। समझ में आया? और यहाँ देख लीजिएगा धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो उपयोग बताने हैं, या फिर कह सकते हो दो इसके उपयोग ही कह सकते हो, उपयोग या प्रयोग, उपयोग ही कह सकते हो, उपयोग बताने, ठीक है। ये रहे आपके धोने के सोडे के उपयोग। यहाँ आप लोग देख लीजिएगा ये 2 उपयोग लिख लेना। और यहाँ मैं आपको अब बताऊंगा बेकिंग सोडा के 2 उपयोग, ठीक है। तो बेकिंग सोडा का पहला उपयोग ये रहा और दूसरा उपयोग आपका ये रहा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आप लोग तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया है। और इधर साइड भी एक प्रश्न है, काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और इसी चैप्टर का एक और क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। यानी कि जल की जब अनुपस्थिति होती है ना, तो जो अम्ल का व्यवहार होता है वो अम्लीय क्यों नहीं होता है। तो इसका आंसर बहुत छोटा है, आप लोग देख लेना, पढ़ लेना और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कुमार मित्तल जैसी बुक्स या फिर कह सकते हो बालाजी जैसी बुक्स को लेने के लिए यही फायदा होता है कि इसमें सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, आपको आंसर भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग ले लेना, बेस्ट होती है ये स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट फंस जाते हैं कि आंसर कहाँ से लें, ठीक है। लेकिन हाँ थोड़ी सी लैंग्वेज कठिन होती है, तो मैं आपको दिक्कत नहीं लेनी है, मैं आपको सरल लैंग्वेज में बताऊंगा जिससे कि आप आंसर आसानी से तैयार कर लो, ठीक है। तो चलो अब फिर हम लोग देखेंगे धातु एवं अधातु चैप्टर के सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी प्रश्न। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मेटल एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। और धातु एवं अधातु की डिफिनेशन तैयार कर लेना, अगर नहीं तैयार है तो तैयार कर लेना और मैं आपको बता दूंगा डिफिनेशन, ठीक है। और यहाँ आप लोग देख सकते हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, ये प्रश्न उदाहरण नंबर 7वां बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया है, बहुत बार पूछा गया, तैयार कर लेना। इसका आंसर 2012 में आप लोग देख सकते हो, 2012 में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपकी थ्योरी दे रखी है इसको पढ़ना, और अगर ये आपको थ्योरी समझ में आती है और इससे मिलती जुलती बनाकर लिखना, ठीक है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, लेकिन हाँ अच्छी थ्योरी लिखना। और अगर आपको प्रश्न में दिक्कत आ रही हो तो कमेंट कर देना कि सर हमें ये प्रश्न नहीं आ रहे हैं किस। और आप लोग एक बात कमेंट करके बताना कि मैं एक वीडियो में आपसे कितने प्रश्न कराऊं, कि एक वीडियो में आपको 3 प्रश्न कराऊं, 4 प्रश्न कराऊं कि 5 कराऊं। आप लोग एक वीडियो में कितने प्रश्न तैयार कर लेते हो कमेंट करके जरूर से बताना। अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहा है, ठीक है, तो तैयार करना और आपको कमेंट करना है कि बताना है कि कितने प्रश्न मैं एक वीडियो में आपको कराऊं, ठीक है। अब आप लोग यहाँ देख लीजिएगा और भी इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी के प्रश्न है, यहाँ देख लीजिएगा ये प्रश्न, ये देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको तैयार कर लेना। 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, सोना एवं चांदी। ऐसी जो धातुएं होती हैं जो प्रकृति में यानी प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, ठीक है। यानी कि ये जो धातुएं होती हैं बहुत ही कम क्रिया करती हैं, निष्क्रिय होती हैं। और आप लोग सोच रहे होगे चांदी धातु है, सोना धातु है। जी हाँ बिल्कुल, सोना चांदी धातु होती हैं और ये विद्युत का बहुत ही अच्छी चालक होती हैं, ठीक है, समझ सकते हो ना। लेकिन इनको यूज़ क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महंगी आती हैं। और अगर आप लोग सोच सकते हो कि अगर हम पूरे घर में चांदी और सोने के तार लगवाएंगे तो कहाँ से हमारे घर की पूर्ति हो पाएगी। और आप लोग इस क्वेश्चन को देख लेना, ये भी बहुत बार इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है। ये रिएक्शन एक प्रकार की आप सभी की बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। ये आपका जिंक है और ये आपका फेरस सल्फेट, जिसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं आयरन सल्फेट, ठीक है। तो जब हम लोग इसके विलयन में डालते हैं तो क्या होता है, रिएक्शन होती है, आप लोग देख लेना इसको, ठीक है। जिंक सल्फेट और लोहा बाहर निकल जाता है, बहुत आसान रिएक्शन है, ठीक, आसानी से समझ में आ जाएगी। ये प्रश्न देख सकते हो आप लोग, आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है।
और इसको तैयार कर लेना। और यहाँ पर ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये खनिज, अयस्क और गैंग, इनकी टिप्पणी करने के लिए आ सकती है आपके बोर्ड एग्जाम में कि खनिज क्या होता है, इतना नोट कर दोगे, आंसर लिख दोगे, आपके नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ आप लोग देख लीजिएगा अयस्क की थोड़ी सी यहाँ पर दे रखी है बात कि कुछ स्थानों पर खनिजों में, आप लोग पढ़ लेना, मैं पढ़ूंगा नहीं, बहुत ज़्यादा समझ निकल जाएगा, ठीक है। तो अयस्क दे रखा है, स्क्रीनशॉट ले लेना। गैंग ये दे रखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, और ये तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। और आप लोग देख लीजिएगा ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं, आघात वर्धता और तन्य, यानी तन्यता भी इसको हम लोग कहते हैं। आघात वर्धता क्या होती है और तन्यता क्या होती है, ठीक है। आघात वर्धता समझ सकते हो, जैसे कोई भी धातु है ना, अगर हम लोग आसानी से अगर उसे हम तोड़ें और वो चूर चार हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं आघात वर्धता, ठीक है। यानी जिन धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाई जाती है, जैसे कोई भी अगर धातु है उसको पीट दें और उसको हम पतली चादर बना दें हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं आघात वर्धता, ठीक है। तन्यता क्या होती है, जिन धातुओं के तार खींचे जा सकते हैं उन्हें हम तन्यता कहते हैं, ठीक है। तो इसको तैयार कर लेना आप लोग, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर में, दो दो नंबर में ये पूछ ली जाती है हर साल, ठीक है। इसके बाद देख लीजिएगा ये जो प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया है, बहुत बार नहीं कह सकता लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है। और ये प्रश्न बहुत बार आया है, आघात वर्धता और तन्यता वाला, ठीक है। और इसको तैयार कर लेना, हो सकता हो आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो तैयार कर सकते हो आप लोग। एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबको तैयार करने ये प्रश्न, ठीक है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में 90+ लाना है, सभी को तैयार करने इतने सारे, ठीक है। और एक ऐसा प्रश्न जिसको मैं भूल जा रहा था, ये वो प्रश्न है कि मिश्र धातु यानी मिश्रातु से आप क्या समझते हैं, और ये प्रश्न 2000 अभी लेटेस्ट 2022 में पूछा गया, ठीक है। तो इस प्रश्न को बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना है कि मिश्रातु यानी मिश्र धातु किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक धातुएं आपस में मिलती हैं तो उससे एक मिश्रण समांगी मिश्रण बनता है, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जिसे ही हम लोग मिश्रातु या फिर मिश्र धातु कहते हैं। तो आप लोग यहाँ देख लेना, जो कुछ लिखा हो आप लोग वही लिखना सबसे पहले, फिर मैं आपको जब बताऊंगा आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस तो मैं आपको वहाँ पर ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर करा दूंगा, ठीक है। तो आगे देख लीजिएगा, और भी क्वेश्चन है यहाँ पर जो आप लोगों को तैयार करने हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग इस प्रश्न को देख लो कि लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए। सबसे पहला यसद लेपन, दूसरा पेंटिंग, ठीक है। पेंटिंग तो आप लोग जानते होंगे, यसद लेपन लिखा हुआ पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद देख सकते हो ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया है, आपके धातु और अधातु चैप्टर का प्रश्न है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होती है, यानी उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, और कह रहा है उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप लोग उभयधर्मी ऑक्साइड यहाँ दे रखी उसको लिख लेना है, और इसके बाद यहाँ पर इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं उभयधर्मी ऑक्साइड के, कि यहाँ पर देख लीजिएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड क्रिया करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से और एल्युमिनियम क्लोराइड बना लेता है और जल बाहर निकल जाता है। तो आप लोग इसको तैयार कर लेना, ये 2 आपके एग्जाम्पल हैं किसके, उभयधर्मी ऑक्साइड के, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से मैंने आज की इस वीडियो के अंदर जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन बताए हैं, जितने भी मैंने आपको एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन बताए अभी तक, मैंने एनसीईआरटी के अभी तक जितने भी क्वेश्चन बताए हैं उन सभी क्वेश्चन को आपको जरूर से तैयार कर लेना है, टिक लगा लेना है अपने बोर्ड में या फिर कह सकते हो कॉपी में नोट कर लेना है। ये क्वेश्चन आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लेना, और इसका मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बता ही दिया था, तो अब आप लोगों को उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करना कैसी ये लगी वीडियो। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।